ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसी कई बातें सियासी गलियारों में तैर रही हैं। कई बातें हैं जो कभी फुसफुसाहट में तो कभी दावों के साथ कही जाती है, कभी कई ऐसे प्रमाण दिए जाते हैं, कभी कई ऐसे तर्क दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई किसी जीत या हार का दोष इस तरह बंगले या फिर किसी मकान पर फोड़ा जा सकता है, या फिर वाकई जो तथ्य इसके पीछे छिपे हुए हैं उनमें कुछ आधार है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब विश्वास होता है तो उसमें अंधविश्वास भी होता है, और राजनीति में लगभग अंधविश्वास भी कई बार अपने पांव पसारते हैं। ये हमने कई जगह देखा है, चाहे आप खेल की दुनिया में देख लें या फिर आप राजनीति की दुनिया में। लेकिन क्या वाकई पहाड़ के इस पावर हाउस से जुड़ा ये राजदोष कनेक्शन सच है, या फिर ये एक महज अंधविश्वास है? हम इस तरह के दावों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते, लेकिन दोनों ही तरह के दावों को मजबूती देने के लिए जिस तरह की बातों को आधार बनाया जाता है, या फिर इसे दावे को खारिज करने के लिए जो तर्क पेश किए जाते हैं, उन्हें हम आपके सामने रख रहे हैं। देवभूमि में भले ही एक बार फिर से कमल खिला है, लेकिन इस ऐतिहासिक विजय में भी पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सवाल देहरादून के उसी राजमहल को लेकर उठने लगे जिसे सत्ता के गलियारों में अशुभ कहा जाता है। सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ही नहीं, पहाड़ के इस पावर हाउस के साथ कई और बड़े नाम जुड़े हैं जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा। 14 साल पहले भुवन चंद्र खंडूरी से शुरू हुए बदनामी के ये किस्से पुष्कर सिंह धामी तक कायम हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। ये 4 जुलाई 2021 की वो तस्वीर है जब पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। फिर धामी ने इसी बंगले को अपना आशियाना बनाने का फैसला किया। गृह प्रवेश से पहले पूरे 9 ब्राह्मणों ने 6 दिनों तक पूजा अर्चना और यज्ञ पाठ किया ताकि बंगले का वास्तु दोष दूर किया जा सके। इसके बाद ही धामी ने यहां रहना शुरू किया। लेकिन अब धामी को खुद शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो इस हार का कनेक्शन बंगले से जोड़कर देखा जाने लगा है। दरअसल धामी से पहले भी इस बंगले को लेकर ऐसे ही अजीबोगरीब दावे किए जाते रहे, क्योंकि धामी से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ भी इस बंगले का राजदोष कनेक्शन जोड़ा जाता रहा। अगर आप देखेंगे कि इससे पहले 2 मुख्यमंत्री हमारे ऐसे रहे, वो भले ही सरकारी बंगले में नहीं गए, इस वजह से नहीं गए या और जो भी कारण रहे होंगे, वो हरीश रावत तो बीजापुर से ही पूरी सरकार चलाते रहे, लेकिन उनकी भी दोबारा वापसी नहीं हुई। तीरथ सिंह रावत जो है चंद महीनों में जो है एकदम अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही वापस हो गए। साल 2017 में भाजपा की प्रचंड विजय के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम बने, लेकिन उन्होंने 2 साल से ज्यादा वक्त तक न्यू कैंट रोड वाले बंगले से दूरी बनाए रखी। आखिरकार कुछ समय बाद वो इस बंगले में शिफ्ट हो गए। वैसे त्रिवेंद्र शुरू से इस बंगले के शापित होने की अफवाहों को खारिज करते रहे। 2017 के चुनाव में भाजपा को उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत मिला और त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड की कमान दी गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत इस इच्छा से यहाँ गए कि ये इस मिथक को तोड़ देंगे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल बाद इस कुर्सी से हटना पड़ा। लेकिन त्रिवेंद्र ने भी
इस बंगले में प्रवेश से पहले बाकायदा विधि विधान से पूजन हवन करवाया और नवरात्र के दूसरे दिन शुभ मुहूर्त देखकर ही गृह प्रवेश किया था। लेकिन जिस तरह से उन्हें कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा देना पड़ा, एक बार फिर इस बंगले को लेकर बहस तेज हो गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद उत्तराखंड की कमान तीरथ सिंह रावत को दी गई और तीरथ सिंह रावत भी इस आशियाने में नहीं गए। उन्होंने भी अपना आशियाना बीजापुर गेस्ट हाउस को बनाया, लेकिन 3 महीने के बाद ही तीरथ सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा दिया। दिलचस्प बात तो ये रही जब कमान पुष्कर सिंह धामी को दी गई। पुष्कर सिंह धामी ने भी इसको हवन करके पूरा शुद्धिकरण करके यहाँ जाकर अपना ठिकाना बनाया और ये कहा कि वो इस मिथक को तोड़ देंगे। लेकिन 2022 के चुनाव में ये मिथक बरकरार रहा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अपनी खटीमा विधानसभा से चुनाव हार गए। हालांकि तीरथ सिंह रावत ने इस बंगले से दूर रहना ही पसंद किया, फिर भी उनकी कुर्सी चली गई। इसलिए पहाड़ पर मौजूद इस पावर हाउस के राजदोष कनेक्शन को खारिज करने वाले भी भारी तादाद में हैं, जिनका मानना है कि ये महज अंधविश्वास है और कुछ नहीं। आगे आपको बताएंगे इस बंगले के साथ जुड़ी हैं और कैसी हैरान करने वाली कहानियां। बने रहिए हमारे साथ। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।